कि सरकारी स्कूल की फ़ीस भी नहीं भर पाते थे मम्मी पापा, क्योंकि कुछ महीनों से मेरे दांत में एक प्रॉब्लम चल रही थी और वो डायग्नोज हुआ कैंसर। तो पूरा का पूरा परिवार 2013 में हिल गया। 3-4 दिन तो घर में खाना ही नहीं बना। एंड्रॉयड फ़ोन भी हाथ में आ चुके थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने सपने को पूरा करूं। तो मैंने अपना आइडिया परिवार को बताया एंड इट वाज टोटली रिजेक्टेड कि भाई। नमस्कार, मेरा नाम गीता चुग है। मेरा जन्म हरियाणा के महम में हुआ। उसके बाद जब मैंने 8वीं परीक्षा पास की तो उसके बाद हम जींद की तरफ शिफ्ट हो गए परिवार के साथ। और वहाँ पर मेरा जो एडमिशन हुआ वो गवर्नमेंट स्कूल में हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ही बीमार रहते थे और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी मम्मी को भी सिलाई का काम करना पड़ता था और मतलब रात रात भर वो काम करती थी। और मैंने उन्हें देख देख के मतलब सीखा ये चीज़ें कि कैसे हम बिना किसी स्कूल जाए भी मैंने काफ़ी चीज़ें उनसे सीख ली। और आर्थिक स्थिति ख़राब होने की वजह से मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई। मैंने 2 साल ड्रॉप भी किया बीच में कि फ़ीस नहीं भर पाते थे, इवन कि सरकारी स्कूल की फ़ीस भी नहीं भर पाते थे मम्मी पापा, तो इसलिए बीच में स्कूल की पढ़ाई भी छोड़ दी। 2 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने अपने जींद में ही एक छोटा सा स्कूल ज्वाइन कर लिया टीचिंग के लिए। मतलब कि ग्रेजुएशन का मैंने 1 ईयर कंप्लीट किया, फिर ड्रॉप कर दिया। लेकिन तभी क्या हुआ कि पहले क्या होता था, शादी थोड़ी अर्ली एज में हो जाती थी और 22 साल की उम्र में ही मेरी शादी गोहाना में हो गई, हरियाणा की गोहाना में। तो मतलब ऐसे लग रहा था कि सारी दुनिया ही बदल गई है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, इतने साल पहले की बात कि मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने हमारी शादी को विदाउट डोरी एक्सेप्ट किया। उन्होंने मतलब ये उनकी विश थी कि हमारी शादी विदाउट डोरी होगी और बिना दहेज के ही मेरा कदम रखा गया उनके घर में, और जो कि बहुत ही गर्व की बात है। और उसके बाद उन्होंने मेरी पूरी शिक्षा पूरी करवाने में बहुत सहयोग किया। सारी उम्र मैंने एमए इंग्लिश किया, बीएड किया और भी कई चीज़ें की। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के साथ साथ मेरा बेटा हुआ। फिर बेटा होने के बाद अभी एजुकेशन साथ साथ चलती ही रहती थी। 4 साल के बाद बिटिया का भी जन्म हुआ और साथ में स्कूल की जॉब भी चल रही थी। तो ऐसा होता था कि घर के काम हो गए, पढ़ाई भी चल रही है, स्कूल भी है, बच्चों को भी संभालना है। इसमें सहयोग परिवार का बहुत रहा, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत प्यारा परिवार था, बेटा बेटी थे और एक छोटी सी जॉब थी। मतलब बिल्कुल स्मूथ लाइफ जिसे कहते हैं, संतुष्ट जीवन वो चल रहा था कि अचानक से ज़िंदगी ने एक बहुत बड़ा झटका दिया। और जो कि कुछ महीनों से मेरे दांत में एक प्रॉब्लम चल रही थी और वो डायग्नोज हुआ कैंसर। तो पूरा का पूरा परिवार 2013 में हिल गया। तो उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें कि 3-4 दिन तो घर में खाना ही नहीं बना। मन में सब कुछ समझ से परे था कि सब कैसे मैनेज होगा, क्योंकि कैंसर का नाम नेगेटिव ही जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ अब बुरा ही होगा। तो और कुछ लोगों की सलाह पर हमने कुछ देसी दवाइयाँ और टोटके भी किए, जो कि बहुत गलत है। मैं यहाँ इस मंच से सुझाव देना चाहती हूँ कि उनकी तरफ कभी ना जाएं, और जिसने कि मेरी इस समस्या को और बढ़ा भी दिया। फिर फाइनली हमने ट्रीटमेंट लिया दिल्ली मैक्स से, साकेत से, और मेरा जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हो गया। 13 घंटे का ऑपरेशन था मेरा, डबल ऑपरेशन हुआ। 2 ऑपरेशन साथ साथ चल रहे थे, क्योंकि लेग से सारा बोन और स्किन जो था मसल लेके मुंह के अंदर ग्राफ्टिंग करनी थी। मतलब 2 सर्जरी साथ चल रही थी। इसके बाद जो इसका टॉर्चर करने वाला जो ट्रीटमेंट होता है वो असहनीय होता है, क्योंकि जब आपका ऑपरेशन, किसी का ऑपरेशन हो रहा है ना, तब तो वो बेहोश है, उसे नहीं पता। लेकिन जब जो इसका ट्रीटमेंट होता है उसमें पूरे परिवार का सहयोग चाहिए होता है। मतलब अभी मेरे बात करते हुए भी मुझे सारी चीज़ें याद आ रही हैं और मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं कि कैसे परिवार ने सहयोग किया और उसमें क्या क्या सहा हमने। मतलब बच्चे भी ऐसे सहम जाते थे मेरी हालत देख के कि ये क्या हो रहा है मम्मी को। और मेरा जो ट्रीटमेंट था, क्योंकि मुंह के अंदर था, और 1 मंथ के बाद ही मुझे मेरी रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट होनी थी। तो रेडिएशन मेरी कीमोथेरेपी से ज़्यादा हार्श थी और 30+ रेडिएशन मेरी होनी थी। और 1 वीक के बाद ही मेरे मुंह के अंदर थोड़ तक सब ब्लिस्टर्स ही ब्लिस्टर, छाले ही छाले हो गए थे, जो कि पहले से डॉक्टर्स ने हमें बताया हुआ था। उसके बाद फिर एक और माइनर सर्जरी हुई, मेरे पेट में एक फूड पैग लगाया गया
जहाँ से फिर उसके बाद का जो 2 महीने मेरा ट्रीटमेंट चला, उसमें मुझे मुंह से कुछ इनटेक नहीं लेना होता था। हमेशा उस बैग में खाना लिक्विड डाल दिया जाता था और मुझे थोड़ा सा संतुष्टि हो जाती थी कि हाँ ये हो गया। आप इसमें से कैसे बाहर आ सकते हैं? एक ही चीज़ है, दवाइयाँ नहीं। सेकंड, सबसे पहली है विल पावर। आप ठीक होना चाहते हैं या नहीं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। मेरी जो विल पावर थी, मेरी जो स्ट्रेंथ के कारण थे, वो थे मेरे बच्चे। मेरा बेटा 7th में पढ़ता था, बिटिया 3rd में पढ़ती थी। मुझे ये दोनों ही दिखते थे। एक मुझे अपना मायके का परिवार भी दिखता था, मेरा ब्रदर मुझे दिखता था जो कि मतलब मेरे पे जान छिड़कता है बिल्कुल। तो मतलब मेरे को यूँ लगता है कि वो मेरी ब्लेसिंग है कि वो भाई बन के मेरे सामने, मेरे इस जीवन में मेरा साथ दे रहा है। ये 3 लोग मुझे ऐसे लगते थे कि मुझे ज़िंदा रहना है इन तीनों के लिए। मैं उठ नहीं पाती थी, लेकिन मैं ज़िद करके उठती थी, वॉकर के साथ चलना, सब कुछ करना, मतलब खुद से करना। तो इस तरीके से जैसे तैसे ये जर्नी कंप्लीट हुई ट्रीटमेंट की। और उसके बाद जो मेरा मतलब फेस था, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग बोलते हैं कि आप सुंदर थे, दिखाई देते थे। फेस भी मेरा एक डबल साइज़ में हो गया था, रेडिएशन के कारण ये सारा फेस जो था सारा काला हो गया था। मतलब सोसाइटी के सामने आने लायक ऐसा था कि नहीं था, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे ये था कि मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहना है। मतलब इतनी प्यारी बात है कि मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने, मेरे भाई ने, किसी ने कभी ये नहीं कहा कि आपके फेस में कोई बदलाव है या अब आप सुंदर नहीं हो पहले से। सोसाइटी के कुछ लोग सामने से कई बार ये बोल देते हैं कि गीता आप पहले बहुत सुंदर थे, अब आपके फेस पे निशान पड़ गए ना, इनसे अलग हो गई आपकी ब्यूटी। मैं कहती हूँ नहीं, दीज स्कार्स आर माई ऑर्नामेंट्स, ये आभूषण हैं। इन निशानों की वजह से मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं जीवित हूँ। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये निशान मुझे दुख देते हैं? इन निशानों की वजह से ही मैं जीवित हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बाहरी सुंदरता, चेहरे की सुंदरता तो कहीं मायने रखती ही नहीं है। आंतरिक स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ जो होती है, हमारी अंदर की सुंदरता कि आप कैसी सोल हैं, कैसी इंसान हैं, आप औरों के बारे में और ख़ुद के बारे में कितना पॉजिटिव सोचते हैं, ये सारी चीज़ें आपके जीवन का लक्ष्य, आपके जीवन का सफ़र तय करते हैं। तो हुआ यूँ कि 1 साल बीत गया, जैसे तैसे करके परिवार के सहयोग से गिरते उठते मैं उस बहुत ही क्रूशियल टाइम में से बाहर निकल आई और धीरे धीरे लाइफ फिर से ट्रैक पे आनी शुरू हो गई। तो अभी ट्रीटमेंट को बस 1.5 ही साल हुआ था कि मुझे लगा कि मैं घर पे नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ करना है। मैंने फिर से एक स्कूल ज्वाइन किया, गोहाना का ही। और लेकिन गोहाना का स्कूल ज्वाइन कर मैंने जोश के साथ ज्वाइन तो किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जितना वॉलंटियर बन के, जितने जोश के साथ मैंने पहले एक स्कूल में 13 साल जहाँ काम किया था, उस तरीके से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने तय किया कि नहीं, मुझे अब इस जॉब में नहीं रहना है। और लगभग 1 साल में मैंने फिर बाद में उसको स्कूल को क्विट कर दिया। और फिर मन में ये चल रहा था, नाउ व्हाट टू डू। मैंने प्लान किया कि अब मैं कोई स्कूल नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा जो इम्यूनिटी और स्टेमिना लेवल था वो फ्लक्चुएट होता रहता था। और अगर आप किसी स्कूल में जॉब करते हैं तो वो ये स्वीकार नहीं करेगा कि आप आज एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, आज एनर्जी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। लोगों की नज़रें आपको देख रही होती है कि आप ठीक तो हैं, कि आप कैंसर से फाइट करके आए हैं, आप ठीक तो हैं, आप इस काम को करने के लायक भी हैं नहीं, कि आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं। मतलब इतने तरह की बातें भी बनी। कई लोगों ने कहा कि तुम लोग तो पैसों के लिए ही मतलब कि इसको फिर से जॉब में लगा दिया। तो मुझे यूँ लगा कि नहीं, अब मुझे जॉब करनी ही नहीं है, अब मुझे कुछ अपना करना है। और फिर मुझे याद आया एक मेरे बचपन का सपना जो मैंने फ़ैशन की दुनिया का देखा था, कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करना था। तब तक एंड्रॉयड फ़ोन भी हाथ में आ चुके थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने सपने को पूरा करूं। और मैंने ऑनलाइन कुछ चीज़ों को स्क्रॉल करना, यूट्यूब से सीखना शुरू किया फ़ैशन डिज़ाइनिंग के बारे में। स्टिचिंग मुझे मतलब कि अपने मम्मी से विरासत में मिली थी। मैंने एक दिन के लिए भी सिलाई स्कूल में नहीं गई और मैंने पूरे जीवन में कभी कोई अपना जो ड्रेस थी मार्केट से स्टिच नहीं कराई थी। हमेशा मैंने अच्छी ड्रेसेस अपनी स्टिच करी और उन्हें अप्रिशिएशन भी मिला। तो मुझे यूँ लग रहा था कि अब मुझे इस प्रशंसा को अपने प्रोफेशन में बदलना है। वो कैसे? तो मैंने अपना आइडिया परिवार को बताया एंड इट वाज टोटली रिजेक्टेड कि भाई हस्बैंड को ये था कि आई विल नॉट सपोर्ट, कि मतलब मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि आप इसमें कुछ प्रॉफिट ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए मेरी यस नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप
किसी मुसीबत में फंसे, किसी इकोनॉमिक मुसीबत में फंसे मतलब, तो उन्हें ऐसा लगता था। फिर मैंने मतलब क्योंकि मैंने जैसे पीछे बताया था कि मेरा ब्रदर जो है वो एक ब्लेसिंग की तरह हमेशा से मेरे साथ रहता है, तो मैं उससे हर बात करती हूँ। वो मतलब मेरी माँ भी है, पापा भी है, छोटी बहन, छोटा भाई, सहेली, सब कुछ ऐसा जैसे है। तो मैंने उससे सारी बात करी, तो उसने कहा ठीक है दीदी, मैं आपके साथ आता हूँ, जीजू से बात करते हैं कि आपको हम लोग तंग नहीं करेंगे और आप हमें सिर्फ हरी झंडी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम इसके साथ आते हो ना, मैं टेंशन फ्री हूँ, अब आप दोनों मिलके जो करना चाहते हो कर लो। तो बड़ी ही काफ़ी कुछ सोचा, प्लान किया और पैसा इकट्ठा किया। तो जब इसका नाम रखना था, हमने अपने ब्रांड का नाम लॉन्च करना था कि क्या नाम रखें, तो मैंने अपने बच्चों से बात की। तो उन्होंने कहा कि मम्मा, मैं आपको बातों बातों में अक्सर बोलती हूँ डिज़ाइनर मॉम, यू आर आर डिज़ाइनर मॉम। और हर माँ ही एक डिज़ाइनर मॉम है। हर माँ अपने बच्चे का भविष्य डिज़ाइन करती है। वो बचपन से ही डिज़ाइन करना शुरू कर देती है कि मेरा बच्चा किस तरह का बनेगा, पता नहीं चलता लेकिन वो डिज़ाइन कर रही होती है। ठीक है, तो आप अपने ब्रांड का नाम डिज़ाइनर मॉम रखिए। तो अभी जैसे मैंने प्राउड है मुझे इस बात पे कि परिवार के साथ मिलके और मैंने डिज़ाइनर मॉम को एक बहुत अपना जीवन का जो सपना था उसे रूप दे दिया। और अभी मेरे डिज़ाइनर मॉम के जो शोरूम हैं वो चल रहे हैं सक्सेसफुली। मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन को नहीं भूल सकती क्योंकि वो भी मेरी सोल में रहता है। और साथ साथ मैं इसको लेके सोशल वर्क भी करती हूँ। मैंने 75 स्कूल्स के टीचर्स को भी ट्रेंड किया कि आप कैसे अपने करिकुलम के साथ साथ इन बच्चों को हैंड राइटिंग साफ़ करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, हैंड राइटिंग, अबेकस क्लासेस अब भी चलती रहती हैं मेरी। मैं समाज को एक संदेश देना ये चाहती हूँ कि हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत करते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट। Why to say these words? She is self empowered already. वो एम्पावर्ड है, वो अपने पूरे परिवार को एम्पावर करती है, अपने बच्चों को ग्रो करती है, उनको एम्पावर करती है, उनको उनके सही मायने में उनको रास्ते पे चलाती है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है। लेकिन अपनी जो पावर्स हैं वो भूल जाती है। उसके अंदर इनबिल्ट हैं एम्पावर्स। और कभी भी ये मत सोचिए कि आपको कोई पुश करे, किसी मोटिवेशन की, बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आप औरों के लिए मोटिवेशन का कारण बने। और दूसरी बात है, अगर मैं कैंसर के फेज़ को लूँ तो कैंसर अब कोई लाइलाज बीमारी तो है नहीं, उसके बाद आप बहुत अच्छे से बहुत सुंदर जीवन जी सकते हैं। और चेहरे के दिखावे और ये सब कोई मायने नहीं रखते। बी स्पिरिचुअल, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड फॉर योर सराउंडिंग। Everything will support you, universe will support you if you are honest with everything. Thank you.